देखो, पोषण और स्वच्छता, पोषण स्वच्छता की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूट्रिशनल एंड सैनिटेशन कहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 जारी किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्र स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए तैयार किया गया एक उपकरण है। उच्च आय वाले देशों को GHI में शामिल नहीं किया जाता है। GHI को वर्ष 2000 के बाद से हेल्थ हंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 2000 के बाद से वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत विभिन्न राष्ट्रों को 100 अंकों के पैमाने पर रैंक प्रदान की जाती है, जिसमें 0 स्कोर को सबसे अच्छा माना जाता है, जहाँ पर हंगर एकदम बिल्कुल भी अनुपस्थित है, भूखमरी, और 100 स्कोर को सबसे खराब माना जाता है। हालांकि कोई भी राष्ट्र इन चरम वास्तविकताओं की श्रेणी में शामिल नहीं होता। इसका निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो क्या होता है? ग्लोबल हंगर गंभीर से मध्यम स्तर की ओर बढ़ रहा है। यह स्कोर वर्ष 2000 के बाद से 31% की गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2000 में वैश्विक GI स्कोर 29.0 था और ये गंभीर श्रेणी में सम्मिलित था। दक्षिण एशिया सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, दक्षिण एशिया और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अवस्थित अफ्रीकी राष्ट्रों में उच्चतम, दक्षिण एशिया और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अवस्थित अफ्रीकी राष्ट्रों का वर्ष 2019 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर सबसे ज़्यादा है, 29.3% और 28.4%, जो भूख के गंभीर स्तरों को संकेत करता है। यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र हो गया और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अवस्थित अफ्रीकी राष्ट्र में सबसे ज़्यादा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। उधर 28.4 और 29.30 की श्रेणी का है। राष्ट्रों के भीतर असमानता, राष्ट्र की सीमाओं के भीतर असमानताओं के कारण भूख और कुपोषण इन देशों में भी बना हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत के अनुसार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन जनित खतरा, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन जनित खतरा क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर वाले राष्ट्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुमेध हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी अनुकूल क्षमता सबसे कम होती है, जबकि निम्न ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर करने वाले राष्ट्र सबसे कम सुमेध और सर्वाधिक तैयार होते हैं आपदा के टाइम में। तो GHI जो है, GHI और भारत, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भारत वर्ष 2010 में 95वें स्थान से वर्ष 2019 में 102वें स्थान पर आ गया है। तो भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में सुधार हुआ है। भारत में बच्चों के दुबलापन की दर विश्व में किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में अत्यधिक उच्च है। भारत में जो बच्चे का दुबलापन है, कुपोषित बच्चा, वो विश्व के किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में अत्यधिक उच्च है, यानी 20.8% है। भारत में बच्चों के टिगनेपन की दर स्टनिंग हाइट, शॉर्ट हाइटेड 37.9% है और इसे अत्यंत उच्च श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारत में 6 से 23 माह के सभी बच्चों में से केवल 9% बच्चे को न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त होता है। भारत में 6 से 23 माह के सभी बच्चों में से केवल 9.6% बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त होता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद खुले में शौचालय की प्रथा अभी भी जारी है। ये स्थिति लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है और परिणाम स्वरूप बच्चे की वृद्धि और विकास के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे पोषक तत्वों के ग्रहण करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। दुबलापन और टिगनापन, तो दुबलापन है लंबाई की तुलना में कम वजन होना। ये गंभीर कुपोषण को प्रदर्शित करता है, जो कि बच्चे का जो एक एज से रिलेटेड एक्चुअल उसका हाइट है, उसका वेट है, उसकी तुलना में ये कम है। ठीक है, ये एक गंभीर कुपोषण को प्रदर्शित करता है और आयु के सापेक्ष लंबाई का कम होना ये दीर्घ अस्थायी कुपोषण को भी प्रदर्शित करता है। देखो, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2019, विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति 2019। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति 2019 रिपोर्ट जारी की गई। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति के बारे में बात करें तो देखते हैं कि इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? देखिए,
इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि दशकों तक हंगर में कमी होने के पश्चात इनमें पुनः वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। 10 साल से जो हंगर था, भूख था, उसमें कमी हो रही थी, लेकिन फिर से वो बढ़नी शुरू हो गई है। एशिया में विगत 5 वर्षों में अत्यधिक प्रगति के बावजूद दक्षिण एशिया सबसे बड़ा उप क्षेत्र है, जहां लगभग 15% अल्प पोषण की समस्या विद्यमान है। उच्च आय वाले देशों में भी आबादी के बड़े हिस्से में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की अनियमितता उपलब्धता का अभाव है। वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्टनिंग हाइट की व्यापकता में कमी आई है। वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के 7% बच्चे दुबलेपन की समस्या से ग्रसित हैं, जिसमें से 2/3 एशिया में निवास करते हैं। लगभग सभी देशों में अधिक वजन और मोटापे की समस्या में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर 4 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। लैटिन अमेरिका में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं को खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होने की संभावना अधिक होती है। लैटिन अमेरिका में खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। ठीक है ना, जो सर्वत्र व्याप्त भूखमरी को समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। इन प्रयासों का लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन तक नियमित पहुंच को प्राप्त किया जा सके। भारत जो है वो इसका सदस्य है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। ये इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। ये विकासशील देशों के अग्रिम क्षेत्रों में निर्धनता और भूखमरी के निवारणार्थ काम करती है। यह वर्ष 1974 में संपन्न विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख आउटकम्स में से एक है और इसमें से इसे वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। भारत इसका सदस्य है। ठीक है ना। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण फरवरी 2016 और अक्टूबर 2018 के मध्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यूनिसेफ के द्वारा व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण संचालित किया गया था। इस कुपोषण को मापने हेतु किया गया प्रथम अध्ययन था, जिसमें जैव रासायनिक उपाय जैसे कि रक्त और मूत्र के नमूनों, ब्लड एंड यूरिन सैंपल, मानव शरीर के मापन संबंधी डेटा है। साथ ही मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों के विवरण है। मध्यम में सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी आदि को शामिल किया गया। जैसे फीड आवर फ्यूचर अभियान हो गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत में जागरूकता सुसृजित करने और भूखमरी तथा कुपोषण के विरुद्ध कदम उठाने के लिए फीड आवर फ्यूचर नामक एक सिनेमा आधारित विज्ञापन अभियान शुरू किया है। फीड आवर फ्यूचर अभियान संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भारत में जागरूकता सुसृजित करने और भूखमरी और कुपोषण के विरुद्ध कदम उठाने के लिए फीड आवर फ्यूचर नामक एक सिनेमा आधारित विज्ञापन अभियान शुरू किया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य सहायता शाखा है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। ये शांतिपूर्ण विश्व को भूखमरी को समाप्त करने के अभियान में संलग्न है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला विश्व का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थापित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है और इसकी कार्यकारी समिति का भाग है। WFP के अभियानों को सदस्य देश, निगमों और निजी दाताओं और स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ईट राइट इंडिया अभियान, ईट राइट इंडिया कैंपेन, ये क्यों सुर्खियों में है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ईट राइट इंडिया अभियान को इसके नाम, नए लोगों और टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन के साथ प्रारंभ किया गया है। ईट राइट इंडिया कैंपेन का लोगो जो है सही भोजन और बेहतर जीवन के साथ प्रारंभ किया गया है। ईट राइट इंडिया अभियान के बारे में जानते हैं। जीवन शैली से संबंध रोगों के नियंत्रण हेतु भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और पोषण संबंधी नकारात्मक प्रवृत्ति से निपटने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018 में ईट राइट अभियान का शुभारंभ किया गया था। 2018 में किसने किया था? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने, फसाई ने।
नमक, चीनी, वसा के दैनिक सेवन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देने। नमक, चीनी और वसा फैट के दैनिक सेवन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देने और ट्रांस फैट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने हेतु ये एक बहुक्षेत्रीय प्रयास है। ये स्वस्थ खाओ, सुरक्षित खाओ। ये स्वस्थ खाओ और सुरक्षित खाओ के दो व्यापक स्तंभों पर आधारित है। इसमें नागरिकों पर लक्षित मौजूदा फसाई के तीन पहलुओं को एक साथ सम्मिलित किया गया है। सुरक्षित और पौष्टिक आहार पहल, सेफ एंड न्यूट्रिशनल फूड्स इनिशिएटिव। ये घर, स्कूल, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित सामाजिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। जैसे ईट हेल्दी कैंपेन में नमक, चीनी और वसा से दैनिक सेवन और ट्रांस फैट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ईट हेल्दी कैंपेन में नमक, चीनी, वसा के दैनिक सेवन और ट्रांस फैट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फूड फोर्टिफिकेशन। देखो, फूड फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत पोषण सामग्री में सुधार करने हेतु प्रमुख विटामिन, खनिज से युक्त 5 मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं का आटा, चावल, तेल, दूध, नमक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है ना, गेहूं का आटा, चावल, तेल, दूध, नमक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया फूड फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत। पोषण सामग्री में सुधार करने हेतु, ठीक है ना, ईट राइट अभियान मांग और पूर्ति दोनों पक्षों के हितधारकों को एक साथ मंच प्रदान करता है। मांग पक्ष ईट राइट अभियान सही उचित भोजन चयन के लिए नागरिकों को सशक्त कर रहा है। आपूर्ति पक्ष ये खाद्य उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों में सुधार करने हेतु उपभोक्ताओं को बेहतर पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करने और उत्तरदायी खाद्य व्यवसायों के रूप में स्वस्थ खाद्य पदार्थों में निवेश करने हेतु प्रेरित करता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है ना। FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक एकीकृत कानून है। फसाई खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायी है। खाद्य सुरक्षा अनुपयुक्त पोषण के लिए वैज्ञानिक सहयोग नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन है। इसे FSSAI द्वारा निर्मित किया गया है। यह खाद्य और कुपोषण के क्षेत्रों में कार्य करने वाले अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों का एक नेटवर्क है। नेट-एस-कोफैन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले संस्थान को 8 समूहों में शामिल इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पोषण लेबलिंग, पशुओं से प्राप्त भोजन, पादपों से प्राप्त भोजन, जल और अन्य पेय पदार्थ, भोजन की जांच तथा सुरक्षित संधारणीय पैकेजिंग आदि है। ये संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान अंतरालों की पहचान करेगा और जोखिम मूल्यांकन गतिविधि के लिए खाद्य सुरक्षा के मामलों को डेटा एकत्र करके समानुक्रमित करेगा और डेटाबेस को विकसित करेगा। देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। देखो, ये सुर्खियों में क्यों है। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 का शुभारंभ किया था। इससे संबंधित तथ्य क्या हैं? ये भारत के शहरों और कस्बों का एक तिमाही स्वच्छता आकलन है। इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इस क्रम में 5वां संस्करण के साथ एकीकृत किया गया। इसकी शुरुआत जो हुई थी स्वच्छता के संदर्भ में सेवा स्तर प्रदर्शन के आधार पर शहरों की निरंतर निगरानी के साथ ज़मीनी स्तर पर उनके प्रदर्शन को बनाए रखने में सहायता परियोजना किया गया है। रैंकिंग, शहरों की रैंकिंग को 2 श्रेणियों में निर्दिष्ट किया गया है। 1 लाख उससे अधिक, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले। फूड पैकेजिंग नॉर्म्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स।
देखो इसकी रैंकिंग में शहरों की रैंकिंग की 2 श्रेणियां बताई गई है, 1 लाख एवं उससे अधिक, 1 लाख या उससे कम। महत्व क्या है? जनवरी 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित किए जाने वाले तिमाही आकलन में 25% भारांश के कारण स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में शहरों के प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उनकी रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण है। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बताएं। स्वच्छ सर्वेक्षण एक रैंकिंग पद्धति है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का उनकी स्वच्छता के स्तरों और समयबद्ध तथा अभिनव प्रकार से स्वच्छता मिशन पहलों से सक्रिय कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य बृहद पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कस्बों और शहरों में रहने योग्य एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में एक साथ कार्य करने के महत्व के विषय में समाज के सभी वर्गों के माध्यम जागरूकता उत्पन्न करना है। इसके अतिरिक्त यह सर्वेक्षण कस्बों शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करता है ताकि स्वच्छ शहरों और कस्बों के निर्माण की दिशा में नागरिकों के लिए उसकी सेवा आपूर्ति में सुधार किया जा सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण का क्रियान्वयन किया जाता है। इसका मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व भारतीय गुणवत्ता परिषद पर है। भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में देखते हैं कि इसे भारत सरकार और भारतीय उद्योग 3 प्रमुख उद्योग हैं: संघ, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचेम। भारत सरकार और भारतीय उद्योग। एसोचेम, CII, भारतीय उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना को स्थापित और संचालित करना है और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। यह सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के समान प्रतिनिधित्व के साथ 38 सदस्यों की परिषद द्वारा शासित होता है। QCI के अध्यक्ष को उद्योग द्वारा सरकार को प्रदत्त अनुशंसाओं के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग QCI के लिए नोडल मंत्रालय है। देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण की बात हम करें तो इसमें शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात है। शीर्ष 3 जिले पेद्दापल्ली है। तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात शीर्ष जिले। 3 राज्यों की श्रेणी में अगर देखा जाए स्वच्छता सर्वेक्षण में, देखो इसमें क्या हुआ है कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019, तो शीर्ष 3 राज्य हैं जिसको स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 दिया गया, जैसे कि तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। ठीक है। शीर्ष 3 जिले हैं पेदाम्बली तेलंगाना, फरीदाबाद हरियाणा, रेवड़ी हरियाणा। उत्तर प्रदेश अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य है। मापदंडों में इन विभिन्न समुच्चयों को निम्नलिखित भारांश प्रदान किए गए, जैसे 30% भारांश शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण, जिसमें वे शौचालय की उपलब्धता और उपयोग, जल भराव एवं प्लास्टिक अपशिष्ट की स्थिति की जांच करते हैं। 35% समूह की बैठकों के दौरान प्रमुख प्रभावकों तथा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त नागरिक प्रतिक्रिया। 35% सेवा स्तर पर प्रगति। हम देखते हैं यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी। स्वच्छ निर्मल तट अभियान शुभारंभ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। निर्मल तट अभियान की शुरुआत जो है स्वच्छ निर्मल तट अभियान, इसका शुभारंभ जो है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये 11 से 17 नवंबर 2019 के मध्य 50 चिन्हित समुद्र तटों पर नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के सहयोग से संचालित किया गया एक व्यापक स्वच्छता सह जागरूकता अभियान था। इसके अंतर्गत चिन्हित किए गए समुद्र तट पर 10 तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में अवस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो था नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के सदस्यों के रूप में पंजीकृत स्कूलों में स्थापित इको क्लबों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास हेतु कार्य करने वाले युवा बच्चों के संवर्ग का निर्माण करना।
देखो मिसलेनियस में हम आते हैं मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 सुर्खियों में थी। हाल ही में आय से परे, औसत से परे, वर्तमान से परे, 21वीं शताब्दी में मानव विकास की असमानताएं। आय से परे, औसत से परे, वर्तमान से परे, 21वीं शताब्दी में मानव विकास की असमानताएं क्या क्या हैं? बियॉन्ड